अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम एक बार फिर पाकिस्तान की एक बड़ी सनत के बारे में बात करेंगे। इस मौजू पर मैं पहले एक वीडियो कर चुका हूं। पाकिस्तान स्टील। पाकिस्तान स्टील एक मुल्की असासा है। पाकिस्तान स्टील को बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस के साथ, बड़े मकासद के साथ तामीर किया गया था। बदकिस्मती से उसके बाद आने वाली हुकूमतों की तरजीहात उस तरह की न रही और वो कौमी असासा आज बर्बादी के दहाना पर खड़ा है। पाकिस्तान स्टील के क्या मसाइल थे, ये तफसील के साथ हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। मुख्तसर ये बात कही गई कि पाकिस्तान स्टील को 2008 में आसिफ अली जरदारी खा गया। हमने पिछली वीडियो में मुफस्सिल तज्जिया दिया था और बताया था कि 2008 में बैनुल अक़वामी मार्केट में स्टील की प्राइसेस स्लैश हो गई थी, बेतहाशा कम हो गई थी। तो दुनिया के बड़े बड़े स्टील टाइकून भी नुकसान और खसारा का शिकार हुए थे। पाकिस्तान स्टील को 2008 में 32 अरब रुपए यानी 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। इसके बरक्स मित्तल ग्रुप का नुकसान उस साल 9 अरब डॉलर या इससे ज्यादा था। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने पहली वीडियो की तो उसके फीडबैक में मुझे कुछ मालूमात मिली जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान स्टील 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, उसमें हजारों की तादाद में लोग डेली वेजेस पर काम कर रहे थे। क्या आप तसव्वुर करेंगे कि कुछ ऐसे डेली वेजर्स भी थे जो 22 साल से डेली वेजेस पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बतौर पॉलिसी के पूरे पाकिस्तान में तमाम सरकारी मुलाजिम जो डेली वेजेस पर या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे उन्हें कंफर्म कर दिया। इस सिलसिला में उन्हें मराद की अदायगी भी की गई। यकीनी तौर पर यह हर मुलाजिम का हक है जो एक इदारे को अपनी जवानी देता है, उसके बुढ़ापे के लिए पेंशन, ग्रेजुएटी या दीगर मराद, मेडिकल और छुट्टियों की बाबत उसे मराद मिलना जरूरी चीज है। बहरहाल आज हम इससे आगे चलेंगे कि 2008 में जब पाकिस्तान स्टील यकलख खसारा में गई तो क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई जिसकी वजह से वो 2013 तक अपने कदमों पर उठकर खड़ी ना हो सकी। एक बात को समझिए कि जब पाकिस्तान स्टील खसारा में गई तो जनरल जावेद नामी इसके सरबराह थे 2007 में। जब उन्होंने देखा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में स्टील की प्राइसेस क्रैश कर गई हैं, कम हो गई हैं, तो पाकिस्तान स्टील तो तवीलुल मुद्दती मुआहदे करता है रॉ मटेरियल के। ये बात भी मैं आपको बता चुका कि पाकिस्तान स्टील खाम माल इंपोर्ट करती है। तो जनरल जावेद ने घबराहट में आकर वो मुआहदा मनसूख कर दिया क्योंकि वो निस्बतन ज्यादा कीमत पर किया गया था और बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत कम हो चुकी थी। इसलिए जब हमने नया मुआहदा किया तो उसमें हमें कुछ मुश्किलात आई और सिस्टम चलाने में कुछ दिक्कत हुई। दूसरी बात यह हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले वजीर खजाना इसहाक डार मुकर्रर हुए। हम ये बात भी पहले कर चुके हैं कि पाकिस्तान स्टील की पैदावार पाकिस्तान में दीगर तमाम स्टील मिल्स के बरक्स जेन्युइन और आला तरीन क्वालिटी की होती हैं। इस क्वालिटी की पैदावार पाकिस्तान में कोई और स्टील मिल नहीं देती क्योंकि यह खाम माल से स्टील तैयार किया जाता है और बाकी तमाम स्टील मिल्स इस्तेमाल शुदा लोहे को गलाकर दोबारा बनाती हैं। तो क्वालिटी एक जैसी ना होने की वजह से पाकिस्तान स्टील का मयार और कीमत हमेशा ज्यादा होती है। 2008 से कबल पाकिस्तान की हुकूमत ने स्टील की इंपोर्ट पर डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी आयद कर रखी थी 15%। इसहाक डार ने वजीर खजाना का हलफ उठाते ही वो ड्यूटी हटा ली थी, जिसके बाद इंपोर्टेड माल के साथ मुकाबला करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। अब फिर इस बात को समझ लें कि 2008 में उस वक्त बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत कम हुई थी तो डंपिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाया जाना चाहिए था ताकि पाकिस्तान स्टील का बिजनेस बरकरार रहता। लेकिन वो एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाने की वजह से पाकिस्तान स्टील ने तैयार माल जो किया हुआ था वो ज्यादा महंगी कीमतें खरीद पर लिया गया था। तो इस वजह से 32 अरब रुपए का एक साल में खसारा हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ऐन मुमकिन था कि अगले एक साल में या 2 साल में पाकिस्तान स्टील का इदारा अपने कदमों पर खड़ा हो जाता।
लेकिन पुरानी कहानी। हमारी हर वीडियो में पाकिस्तान की आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान का जिक्र जरूर आता है। 2008 में जब पाकिस्तान स्टील खसारा में गई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लिया। अखबारात में खबरें शाया हुई, मौक्किर जराए ने, मौक्किर सहाफियों ने साबित कर दिया कि आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन सब कुछ खरीद कर खा गए हैं और पाकिस्तान में स्टील के धंधे को, स्टील के कारोबार को बैनुल अक़वामी मार्केट से तोड़कर अलग करके दिखाया गया कि आसिफ अली जरदारी ने कुछ ऐसी करप्शन की है कि स्टील मिल 32 अरब रुपए खसारा में चली गई। 2009 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से नैब ने पाकिस्तान स्टील का इंतजाम इंसराम संभाल लिया। अब आप तसव्वुर करें कि एक तिजारती इदारा के दफ्तर में, मार्केटिंग के दफातर में नैब के आला ओहदेदार बैठे हुए हैं। जो भी शख्स स्टील मिल्स के दफ्तर में सौदा करने के लिए, माल खरीदने के लिए जाता है, नैब उससे गुज़श्ता 20 साल के एसेट्स और 20 साल का अपना ट्रेड का हिसाब मांग लेता था। अब गाहक स्टील मिल्स जाना बंद हो गए, स्टील मिल्स का माल बिकना बंद हो गया। नैब का यह कब्जा 2014 तक बरकरार रहा। आप तसव्वुर करें, 2014 तक पाकिस्तान स्टील प्रोडक्शन दे रही थी लेकिन अपना माल बेच नहीं पा रही थी। माल ना बेचने की दो वजूहत, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का हटाया जाना, बदकिस्मती है कि इसहाक डार इस्तीफा दे गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी जिम्मेदार शख्स की नजर इस बात पर नहीं पड़ी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी दोबारा लगाई जाए। बहरहाल अब 2014 में नैब ने यह पाया कि वो जो नुकसान हुआ था वो बैनुल अक़वामी मार्केट के क्रैश होने की वजह से हुआ था और उसमें किसी पॉलिसी या किसी धांधली, बेईमानी, करप्शन का कोई रोल नहीं था। अब इस वक्त जब 2014 में पाकिस्तान स्टील का कंट्रोल नैब ने छोड़ा तो पाकिस्तान स्टील के पास उस वक्त अरबों रुपए का माल तैयार शुदा पड़ा था। 4 साल का माल तैयार शुदा पड़ा हुआ था। 2013 में हुकूमत तब्दील हो चुकी थी। 2015 में पाकिस्तान स्टील को 30 अरब रुपए के सुई गैस के डिफॉल्ट पर बंद कर दिया गया। अब आप तसव्वुर करें कि वो माल वहीं पड़ा हुआ है। अगर वो माल सेल किया जाता तो ये इंतहाई आसान था कि सुई गैस का बिल अदा किया जा सकता, लेकिन जब हुकूमत तय कर ले कि एक इदारा को बर्बाद करना है और उसे फिर बाद में नीलाम करना है, किसी दोस्त के सपुर्द करना है, तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। 2015 में पाकिस्तान स्टील को बंद कर दिया गया। उस वक्त बंद कर दिया गया जिस वक्त उससे बड़े बड़े डिफॉल्टर मार्केट में मौजूद थे। कम से कम 10 इदारे उससे बड़े डिफॉल्टर थे, लेकिन वो प्राइवेट इदारे थे, उनका सुई गैस का कनेक्शन नहीं डिस्कनेक्ट किया गया। यह पाकिस्तान स्टील की बर्बादी की एक दास्तान है। पाकिस्तान स्टील 10,000 से ज्यादा कारकुनान के न सिर्फ जरिए रोजगार का बंदोबस्त था, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा करता था। अब अगर हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त हो तो खसारे में जाने वाले कारोबारी इदारों को दुरुस्त करना मुश्किल काम नहीं होता। इस सब कुछ के बावजूद कि अदलिया की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आसिफ अली जरदारी की गर्दन दबोची जा रही थी, उन्होंने पाकिस्तान स्टील के मामला को न सिर्फ समझा बल्कि उसे हल करने के लिए अमली कदम उठाया। यह पाया गया कि जिस वक्त यह स्टील का एग्रीमेंट हुआ था तो इसकी जो पैदावारी सलाहियत थी वो कुल सलाहियत से निसफ का प्लांट लगाया गया था। उसके बाद जिया साहब की हुकूमत आ गई, वो बकिया प्लांट यहां पर नहीं लगाया जा सका। रूसियों ने आसिफ अली जरदारी को मशवरा दिया कि अगर स्टील की प्रोडक्शन एनहांस कर दी जाए, यानी मौजूदा कैपेसिटी से डबल कर दी जाए, तो इसी स्टाफ के साथ इस स्टील मिल्स के प्रोजेक्ट को मुनाफा बख्श बनाना मुमकिन है। तो जब आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान रूस का दौरा किया तो उन्होंने पाकिस्तान स्टील की एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट भी उनके साथ MOU साइन किया कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे और इसको मुनाफा बख्श बनाएंगे। आज भी अगर हुकूमती ओहदेदार या पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि स्टील मिल्स को चलाया जाए और इसे मुनाफा बख्श इदारे के तौर पर चलाया जाए, तो वो उस मुआहिदा को जिंदा कर सकती है और रूसी इन्वेस्टमेंट के साथ इसकी पैदावारी सलाहियत को दुगना किया जाए और स्टील के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 15% आयद कर दी जाए, तो पाकिस्तान स्टील के मौजूदा स्ट्रक्चर से मुनाफा कमाना मुमकिन है।
ये तो मैं दोस्तों को बता चुका हूं कि पाकिस्तान स्टील 30 मुख्तलिफ इक़साम के स्टील पैदा करती है, उनकी पैदावार करती है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील का अपना पावर प्रोडक्शन का यानी बिजली पैदा करने का एक प्लांट है जो कराची KESC को बिजली फरोख्त करता है। इसी तरह पाकिस्तान स्टील का अपना एक सीमेंट प्लांट है जो सीमेंट को भी बेचता है। पाकिस्तान स्टील के एसेट्स बहुत ज्यादा हैं और उसे मुनाफा बख्श बनाना बहुत आसान है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर ऐसे कदम उठाए जाएं कि पाकिस्तान स्टील को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा करके पाकिस्तान के लिए एक मुनाफा बख्श इदारा और उसके मुलाजमीन के लिए और विफाक पाकिस्तान के लिए एक तरक्की का निशान बनाया जा सके। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि वो इस तिजारती इदारे को नहीं चला सकती, तो पहले भी अर्ज किया है कि सिंध हुकूमत इसे खरीदने के लिए तैयार है। जो बिड बैनुल अक़वामी मार्केट में लगे उस हिसाब से आप सिंध हुकूमत को बेचकर इससे जान छुड़ाएं ताकि वो इस कारोबार को चलाकर अवाम को सहूलतें, रोजगार और कारोबारी मौके दे सके। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के कौमी मसाइल पर बातचीत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। खुदा हाफिज।